मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इधर करीब 6 महीने से मेरा ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो गया, इसलिए मैं एक किराए के मकान पर रहता था। पर मैं जब भी अपने ऑफिस जाता तो मैं देखता था कि रोड के किनारे पर एक करीब 16 साल की लड़की बैठ जूता पॉलिश करने का काम करती थी। एक तो वो लड़की ऊपर से खूबसूरत होने की वजह से ढेर सारे लड़कों के साथ अधेड़ उम्र के आदमी भी बिना काम के भी उसके आसपास मंडराते रहते थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा नया नया ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। हालांकि मुझे भी अपना जूता पॉलिश करवाना था, तो मैं भी उसकी दुकान पर जाता था। वहाँ पर सारे बिगड़े बच्चे और आदमी अजीब अजीब बातें बोलते थे, पर वो अपना सर नीचे किए हुए अपना सारा काम करते और सीधे से पैसे मांगती। कुछ तो सीधे पैसे देकर चले जाते, पर कोई कोई तो उसे पैसे देने के बहाने उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता। वो खुद को बचाते हुए अपना दुपट्टा संभालती और सर नीचे कर लेती। पता नहीं उसकी क्या ही मजबूरी थी। मैं उस शहर में बहुत नया नया था, तो मैं शहर को अच्छे से बहुत जानता भी नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी मन करता था कि लड़की को 2-4 रुपए ज़्यादा दे दूँ, पर वो थी कि बस काम के जितने पैसे होते बस वही पैसे लेती। उसके बाद कहती कि बाबूजी, मेरे ऊपर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी इस खुददारी पर बहुत खुश होता था, पर उसके इस काम से मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम यह काम क्यों करती हो? तो उसने कहा, क्यों बाबूजी, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर यह काम तुम लड़कियों के लिए नहीं है। ऐसे अजीब लोग तुम्हें अजीब निगाह से देखते हैं और फालतू की बातें बोलते हैं। तो कहती कि बाबूजी, उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए। अगर मैं ऐसी बातों को लेने लगी तो मैं अपनी नौकरी कैसे करूँगी? मैं उसे कहता भी कि तुम कुछ तो और कर लो, कहीं और नौकरी कर लो। तो कहती कि मुझे कौन नौकरी देगा बाबूजी। एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था, तो 5-6 लड़के खड़े होकर उससे छेड़ रहे थे और वो खुद को बचा रही थी और कह रही थी कि आप लोग मेरे साथ इतना गलत मत करिए, मैं सीधे से अपना काम करती हूँ। उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। उसने उसका सामान उठाकर फेंक दिया और बोला कि चल, तुझे इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। वह लड़की रोने लगी कि मुझे प्लीज़ ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, मैं छोटा सा काम करती हूँ, मुझे करने दीजिए। अब मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं अपनी गाड़ी रोक कर वहाँ पर आया और उन सबको डांट कर भगाया। वह सब तो मुझे भी 4 बातें सुनाए और अजीब अजीब बातें बोलने कि तेरी कुछ लगती है क्या। पर मैंने पुलिस की धमकी दी तो सारे लोग वहाँ से चले गए। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे डांटते ही बोला कि इसीलिए मैं मना करता हूँ कि तुम ये नौकरी मत करो, यह काम मत करो, कुछ और कर लो। पर जैसे तुम्हें यही सब अच्छा लगता है, तो मेरे ऊपर बिगड़ गए और कहने लगी कि बाबूजी, आप अपने काम से काम मतलब रखिए और मेरा जो काम है मुझे करने दीजिए। मेरे मन में आए कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं, मैं तो इसी की सुरक्षा के लिए बोल रहा था, पर जब इसे यही सब पसंद है तो कर ले। मेरे मुंह से भी निकल गया कि लगता है तुम्हें यही सब पसंद है, इसलिए बड़े मन से सब करती हो। वह नीचे सर करके रोने लगी। उसके आंसू देखकर मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पर मुझे गुस्सा भी लग रहा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस चला गया। और जब ऑफिस आने लगा तो मैंने देखा कि उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे, उसे बहुत चोटें भी आई थी, पर फिर भी वो बैठकर अपना काम कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ क्या। इस तरह से मुझे रोज़ रोज़ उसके पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे भी अपनी सोसाइटी थी। एक 16 साल की लड़की थी, कोई मेरे ऊपर गंदा इल्ज़ाम ना लगा दे, इसलिए मैं बचता भी था। उसे उस समय वहाँ नहीं रुका और मैं घर चला गया और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके उसके पास गया और मैंने पूछा कि सुनो लड़की, तुम्हें चोटें कैसे आई? तो कहने लगी कि बाबूजी, यह चोटें तो मेरे लिए आम है, आप शायद पहली बार देख रहे हैं। मैंने कहा पर कैसे आई? तो उसने एक शब्द कहा कि बाबूजी, मुझे पैसे कमाने हैं, साथ में अपनी इज्जत भी बचानी है, बस उसी इज्जत को बचाने में चोटें आई हैं। आपके जैसे एक भला आदमी था जिसने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैंने उसे फिर कहा कि तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तुम कहीं और काम कर लो। तो कहने लगी, बाबूजी, मुझे कौन नौकरी देगा, मैं बहुत मजबूरी में यह नौकरी कर रही हूँ, पता नहीं उसकी ऐसी क्या ही मजबूरी थी। मैंने कहा तुम किसी के घर में झाड़ू पोछा ही कर लो। तो कहने लगी कि बाबूजी, क्या आप अपने घर में मुझे रखेंगे? उसके इस बात ने मुझे चुप कर दिया। मैं रख तो लेता अगर मेरे घर में कोई औरत होती, 16 साल की लड़की को मैं अपने घर में कैसे रख सकता।
कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगा देता। मैंने कहा तुम मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारे माँ बाप से बात करूं। तो कहने लगी कि बाबूजी मेरा कोई घर नहीं है। पर मुझे लगा कि अगर कोई घर नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करती है, सबके गंदे शब्दों को भी सहती है। मैं समझ गया था कि कोई बात ज़रूर है जो ये छुपा रही है, और कहने लगी कि बाबूजी मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ, एक आप ही ऐसे आदमी है जिन्हें मेरी मजबूरी दिखती है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते, वरना है तो सारे भेड़िए हैं, उनका बस चले तो मुझे एक पल में नोच खाएं। मैंने को इस बात पर अपनी निगाह नीचे कर लिया, क्योंकि इतनी छोटी सी कम उम्र की लड़की इतना सब कुछ सह चुकी है और इतना सब कुछ जान चुकी है, और सिर्फ कुछ शैतान की वजह से। मैंने कहा कि तुम मजबूत भी तो हो, खुद को बचा कर रखती हो। तो कहने लगी कि बाबूजी क्या करूं, करना पड़ता है। पर वह अपना घर का पता मुझे नहीं बता रही थी। इसलिए एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो लड़की मेरी गाड़ी को देख रही थी, पर इस बार मैं उसके पास नहीं गया, सीधे अपने कमरे पर गया और कपड़े चेंज कर मैं आकर दूर से इस पर निगाह रखने लगा। जब वह सारा काम खत्म करके शाम को अपने घर जाने लगी तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे करने लगा, और जैसे ही उसके घर में घुसा मेरी रूह कांप गई और मैंने कहा ये सब क्या है। वह तुरंत मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी बाबूजी आप यहाँ। मैं अभी तो उसका नाम नहीं जानता था, क्योंकि मैंने उसका नाम कभी पूछा ही नहीं था। सारा घर तहस नहस था। एक कोने में टूटी चारपाई पर उसकी माँ पड़ी थी। जैसे लग रहा था कि बहुत दिनों से ये लोग ठीक से कुछ खाए नहीं हैं और बहुत बीमार है। इतने में उसका पापा, जो कि लग रहा था कि बहुत पीकर धुत पड़ा है, वो तुरंत उठकर उस लड़की की चोटी खींचकर मारने लगा और कहने लगा कि बदचलन बेहाय लड़की अपने साथ किसे लेकर आई है। वो लड़की रोते हुए अपने बाल को छुड़ाते हुए कहने लगी कि बाबा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बिटिया रागनी को छोड़ दो, उसे मारो। तो कहने लगा कि तू चुप कर, वरना तुम सबको मार डालूंगा, और मुझे भी भला बुरा कहने लगा। वहीं पास ही एक फटी चादर पर एक छोटा सा बच्चा भी सोया हुआ था, करीब 10 साल का लग रहा था। उसका पैर टूटा हुआ था, गंदे से पट्टी बंधी हुई थी। उसका बाप उसे मारे जा रहा था। मैं आज तक उस लड़की के बहुत नज़दीक नहीं गया था, पर मुझे बचाना था, इसलिए उसके बाप का हाथ पकड़ा और उसे दूर धक्का देते हुए रागनी को दूर किया। मैंने कहा कि सब क्या है। तो रागनी रोते हुए बोली कि बाबूजी ये सब मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। मेरा बाप बहुत बेकार है, घर का सारा सामान बेचकर सब खत्म कर दिए, फिर माँ को मार मार के इस हालत में पहुँचा दिए। मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई है? तो कहने लगी हाँ, इसे भी मेरे बाप ने ही उठाकर फेंक दिया था, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे और मेरे भाई की टांग टूट गई। मैं सरकारी अस्पताल में इसका इलाज कराकर दवा तो ले आई, पर फिर नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत पैसे नहीं हैं। किसी तरह मैं जूते पॉलिश करके पैसे लाती हूँ और घर में इन लोगों को एक व्यक्ति की रोटी दे पाती हूँ। आप कह रहे थे कि कहीं और नौकरी कर लो। मैं कहाँ नौकरी करती बाबू साहब। मैं एक घर में गई थी झाड़ू पोछा करने, पर वहाँ भी ऐसे भेड़िए थे जो मुझ पर हर समय टूटने के लिए हावी रहते थे। मैं कब तक खुद को बचाती, इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर ऐसे रोड पर बैठकर काम करूँगी तो 10 लोग गलत होंगे, तो उनमें से कुछ बचाने के लिए भी रहेंगे, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वहाँ मेरे साथ कुछ गलत करे। कहकर रोने लगी। उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। उसकी माँ भी रोए जा रही थी। उसका बाप फिर आया और मुझे गालियाँ देने लगा और अपनी बेटी को फिर मारने के लिए गया, तो मैंने उसे फिर धक्का देते हुए दूर बैठा दिया और मैंने उसे 2-3 थप्पड़ मारा। क्या बाप हैं आप? तो बाप के नाम पर कलंक है। उसकी माँ भी रो रही थी। उसका भाई भी लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी बहन को लिपट गया। मैं रागनी की माँ के पास गया। वह बस यही कह रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, तुम भले मानुष पड़ते हो। मैंने वादा किया कि मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा और आप सबको भी बचाऊंगा। तो रागिनी कहने लगी कि नहीं बाबूजी, आप यहाँ से चले जाएं, वरना सभी लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगे और हम सबका इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत देर खड़ा सोचता रहा और फिर मैंने फैसला कर लिया और रागिनी से बोला कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तब तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरी बात सुनकर सब बहुत चौंक गई। रागिनी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि रागिनी मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन मैं उसे सुरक्षा दे सकता था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, कहे तुम मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा माँ जी, अगर धोखा देना होता तो मैं उनके साथ बहुत गलत करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो रागिनी कहने लगी माँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। बाबूजी ने मुझे कभी कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मुझे बचाने की कोशिश करते थे। उसका बाप पी के इतना धुत था कि वहीं दूसरी बार धक्का खाते ही बेहोश हो गया। उसे तो किसी की परवाह ही नहीं थी। उसका भाई भी कहने लगा बाबूजी, मेरी बहन को बचा लो। मेरे घर में भी मेरे माँ बाप और छोटी बहन थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत मानते थे, इसलिए जब मैं अपनी माँ से बोला तो मेरी माँ पापा मान गए, इसलिए वो फटाफट से यहाँ आ गए और रागिनी के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। मैं रागिनी से शादी करके उसके भाई को लेकर अपने घर आया और उसके माँ बाप को एक अच्छे घर में रखा। उनके माँ बाप और भाई का इलाज कराया। जैसे कि उनका नशा छूट जाए, उनकी माँ भी सही हो गई और भाई भी बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं रागिनी के भाई चिंटू को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। वह पढ़ने जाने लगा। रागिनी का बाप बहुत नालायक था, अभी भी उसकी लत छूटी नहीं थी। कभी कभी वो पी लेता था, लेकिन पहले से बहुत ठीक हो गया है। वह अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। रागिनी भी बहुत खुश है, पर मैं रागिनी का
कि इजाज़त के बगैर उसे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह डर के साए में या फिर एहसान समझकर मेरे साथ है। मैं चाहता था कि जब भी वह अपने साथ सहज हो जाए तब अपने मन से मेरे साथ पत्नी जैसे रहे, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल चुकी थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए। अब रागिनी धीरे धीरे मेरे से प्यार करने लगी थी और वह 21 साल की हो गई थी। बस मैंने रागिनी को सुरक्षा देने के लिए उससे शादी की थी, जैसे कि मैं उसके माँ बाप और उसके भाई का ख्याल रख सकूँ और रागिनी के ऊपर कोई गलत उंगली ना उठाए। रागिनी बहुत अच्छी थी, मेरे घर को भी अच्छे से संभालती। एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। मैंने कहा, बाबूजी मत कहो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, अब तुम मुझे अपना पति मानकर बाबूजी कहना छोड़ दो। तो कहने लगी, बाबूजी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं अभी तक आपको पत्नी होने का सुख नहीं दे पाई। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। तब मैंने बोला कि रागिनी, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब कंफर्ट हो तभी तुम आना। अब हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। मैं रागिनी बहुत खुश हूँ, उसका भाई भी बहुत जिम्मेदार लड़का है, एकदम अपनी बहन की तरह। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। जैसे रागिनी का कोई भाई नौकरी करने लगेगा, मैं उसके भाई माँ बाप के साथ उसे कर दूंगा और अच्छे लड़के से शादी भी करा दूंगा। अभी रागिनी के माँ बाप का सारा खर्च मैं उठाता हूँ, क्योंकि अभी वो मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, किसी भी मजबूर लड़की का फ़ायदा इस तरह से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सड़क की लड़की हो या गरीब घर की लड़की हो, आखिर में वो तो है किसी की बहन और किसी की बेटी हैं। अगर वो कोई छोटा काम करे तो मजबूरी में ही कर रही होगी। अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसे परेशान भी नहीं ना करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कहानी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।